सेक्टर जो है वो ग्रो हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर हाइपर सप्लाई हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो एक टाइम पे आके नहीं बिकेंगे, बट उसके बाद हमें फिर थोड़ा सा मार्केट में नीचे आते हुए दिखाई देगी, बट फिर से एक बार फिर जनरेट होती है डिमांड और फिर से रिकवरी होती है, फिर से एक्सपेंशन होती है। चाहे आज की डेट में नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI हो या फिर ऑटोमेशन हो या फिर वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आज की डेट में आई हैं, इन सब की वजह से भी रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा पुश मिला है कि ना तो ट्राई सिटी में डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है और ना ही ऐसा है कि ट्राई सिटी में डिमांड एकदम पीक पर है। ना तो हाइपर डिमांड की सिचुएशन है और ना ही ऐसी सिचुएशन है कि डिमांड यहाँ पर डेड हो गई है। तो स्पेशल केयर होम्स हैं, उनका एक नया सेगमेंट हमें रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिला है। आप जैसे कि मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को भी ये सलाह देता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले SLA मॉडल जो है उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि भारत के Tier 2 शहर जैसे कि मोहाली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे जो शहर हैं जहां पर इतनी रियल एस्टेट सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इतने नए प्रोजेक्ट्स, चाहे वो फ्लैट्स के हों या फिर प्लॉटिंग्स के हों, कमर्शियल हों, इंडस्ट्रियल हों, ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आखिरकार इन सबका फ्यूचर क्या है, इनकी ग्रोथ कहाँ से आने वाली है और क्या वाकई में ये कोई बबल बन रहा है या फिर यहाँ पर एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फैक्ट्स पे और कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि हमें आगे का फ्यूचर बताने वाले हैं। भारत की पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक क्रिसिल ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि भारत के जो Tier 2 शहर हैं उनमें पिछले 5 साल से यानी कि साल 2021 से लेकर साल 2026 तक 14% की दर से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये जो 14% की दर से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है, इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी Tier 2 शहर में, चाहे वो मोहाली का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि Tier 2 शहर में 2021 में 10,000 प्लॉट्स या फ्लैट्स या फिर रेजिडेंशियल यूनिट्स बिके थे। 14% की ग्रोथ के हिसाब से 2022 में यह आंकड़ा 11,400 पे पहुंच गया और इसी में 14% बढ़ोतरी हुई तो वो 13,000 पर, और इस तरीके से 2026 आते आते ये जो ग्रोथ है, ये जो आंकड़ा है, ये 17,000 पर पहुंच गया। ये नंबर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो रियल एस्टेट हर साल लगभग 5.3% की दर से या CAGR की तरफ से बढ़ी। वहीं पे इंडिया में ये जो प्रतिशत रहा ये 9% रहा, और अगर हम इंडिया में Tier 2 सिटीज की बात करें तो ये लगभग 14% का आंकड़ा रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार Tier 2 सिटीज कहाँ गिने जाता है, इन शहरों में किन कारणों से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्या ये ग्रोथ इसी तरह बनी रहेगी या फिर इसमें कोई गिरावट आने वाली है, और एंड में हम जानेंगे कि चंडीगढ़, मोहाली जैसे ये जो Tier 2 शहर हैं इनकी मार्केट का आगे क्या हाल होने वाला है। दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें तो जो शहर होते हैं उन्हें 4 कैटेगरीज में या फिर अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4 शहर या सिटीज शामिल हैं। अब इनमें से कौन से फैक्टर आ जाते हैं, तो सबसे जो पहला फैक्टर आता है वो है पॉपुलेशन का साइज, यानी कि जो उस शहर की जनसंख्या है। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज जो शहर में अवेलेबल हैं। और पांचवा है एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस यानी कि प्रशासनिक महत्वता क्या है उस शहर की। ये जो पांचों के पांचों फैक्टर्स हैं, इन पांचों फैक्टर्स के बेसिस पर यह तय किया जाता है कि कोई शहर Tier 1 शहर है या Tier 2 शहर है। इसमें अगर हम क्रेडाई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के रियल एस्टेट डेवलपर्स की अपेक्स बॉडी है, उनकी माने तो भारत में आज की डेट में कुल मिलाकर लगभग 9 Tier 1 शहर हमें देखने को मिलते हैं। जो Tier 1 शहर क्रेडाई के मुताबिक हमें देखने को मिलते हैं उसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे जैसे जो शहर हैं ये शामिल हैं। वहीं अगर हम Tier 2 शहरों की बात करें तो क्रेडाई के मुताबिक लगभग 97 यानी कि 97 ऐसे शहर हैं जो कि Tier 2 शहरों की सूची में आते हैं। इसमें आगरा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मोहाली, लुधियाना जैसे जो शहर हैं वो शामिल हैं। वहीं पे अगर हम बात करें Tier 3 सिटीज की तो क्रेडाई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Tier 3 जो सिटीज हैं उसमें लगभग 150 शहर शामिल हैं, जिसमें कि भटिंडा, झांसी, खरड़, जीरकपुर, उज्जैन, संगरूर, गुरदासपुर, इस तरह के जो शहर हैं वो शामिल हैं। और बाकी के जो शहर बच जाते हैं वो लगभग सभी के सभी जो हैं वो Tier 4 कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की, और वो ये कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें इन Tier 2 सिटीज में ग्रोथ देखने को मिल रही है।
हैं। देखिए भारत में जो रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो 5 मेन ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के मुख्य कारण माने जाते हैं। इनमें जो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, दूसरा आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा डेमोग्राफिक फैक्टर्स, चौथा हो गया डिजिटल फैक्टर्स यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड पांचवा आ जाता है सस्टेनेबल प्रायोरिटीज। अब ये जो पांचों फैक्टर्स हैं इनको एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे जो शहर हैं उन्हें ग्रो करने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन की। देखिए अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो 2000 जो सन 2000 की अगर पॉपुलेशन देखें तो 2000 में लगभग 28% भारत की ऐसी आबादी थी जो कि शहरों में रहती थी। बढ़कर ये आबादी जो है 37% पे पहुंच जाती है 2025 में, यानी कि आज की डेट में लगभग 65 मिलियन प्लस सिटीज हैं, यानी कि ऐसे 65 शहर हैं जिसमें आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा हो चुकी है। और अगर हम बात करें 2050 का तो 2050 में ये अनुमानित है कि ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर जो है आपका 53% तक पहुंच जाएगा, यानी कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती हुई दिखाई देगी। अब अगर हम टोटल आबादी की बात करें आज की डेट में, अगर मैं देखूं तो आज की डेट में लगभग 140 करोड़ के आसपास की भारत की आबादी है और जो जनसंख्या शहरों में रह रही है इसमें से 60 करोड़ लोग हैं जो भारत के शहरों में बस रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2050 तक क्योंकि ये आंकड़ा 53% तक पहुंच जाएगा, अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि भारत के शहरों में रहते हुए दिखाई देंगे और इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, खरड़, जीरकपुर जैसे जो टियर 2 और टियर 3 शहर हैं इसमें आकर बसेंगे। अब दूसरा जो फैक्टर हमने डिस्कस किया वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए भारत में लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लाए जा रहे हैं। इनमें चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो, रोड नेटवर्क हो, फ्रीट नेटवर्क हो, नए एयरपोर्ट्स हो, ये सभी तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। आपने देखा होगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कई सारे नए एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही अगर चलता रहा तो आने वाले 20 साल में भारत में लगभग 50,000 किलोमीटर नए रोड्स तैयार किए जाएंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि रोड्स की अगर हम नेटवर्क की बात करें तो 2000 में लगभग 57,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था और ये बढ़कर आज की डेट में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर तक का ये रोड नेटवर्क बन चुका है और 2047 तक आते आते ये 2 लाख किलोमीटर तक का जो रोड नेटवर्क बन जाएगा। इसी तरीके से रेलवे लाइंस की अगर हम बात करें तो आज की डेट में लगभग 1,35,000 किलोमीटर की रेलवे लाइंस बिछाई जा चुकी हैं। ये आंकड़ा भी बढ़ने की उम्मीद है 2047 तक। इसी तरह से नया जो मेट्रो नेटवर्क है, नए एयरपोर्ट्स हैं, आज की डेट में लगभग 160 एयरपोर्ट हैं, 400 तक का ये आंकड़ा जो है छू जाएगा। सो ये जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें देखने को मिलता है कि कनेक्टिविटी खास करके उन एरियाज में जहां पर पहले कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। लोगों को उन एरियाज में आना जाना आसान हो जाता है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बड़े शहरों से हटकर जो इमर्जिंग सिटीज हैं जैसे कि टियर 2 टियर 3 शहरों की अगर हम बात करें उन सिटीज की तरफ इंडस्ट्री अपना पलायन करती है। आपको मैं अगर एक सिंपल साधारण अगर एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझाऊं तो आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ तक दिल्ली से आना पहले सिर्फ एक सिंगल रूट हुआ करता था, धीरे धीरे अब 2 रूट्स यहाँ पर बन चुके हैं। जो दूसरा रूट ने तैयार किया है सरकार ने वो आप पहले कटरा एक्सप्रेसवे से आते हैं, फिर जींद के पास से फिर आप 152D से आप चंडीगढ़ तक पहुंच जाते हैं। अब तीसरा जो रूट है वो खैर मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट इसका एंड रिजल्ट क्या है? इसका एंड रिजल्ट ये है कि भाई दिल्ली से चंडीगढ़ आना आसान हो गया है और साथ ही में ये जो नए रूट बने हैं इनके भी दोनों तरफ हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। खास करके अगर हम राजपुरा बेल्ट की बात करें, राजपुरा से जो मोहाली तक का स्ट्रेच है या फिर राजपुरा से तेपला तक का स्ट्रेच है, इस पे सारे में वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री हमें देखने को मिल रही है। और रेलवे नेटवर्क की तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन की ही, जैसे हमने DFCs यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स की बात की, वो जो एक नया नेटवर्क बना है DFC स्टेशंस के कारण, जैसे राजपुरा में भी हमें देखने को मिल रहा है कि नए इंडस्ट्रीज, नए वेयर हाउसेज यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसा करने से इन छोटे शहरों में नए जॉब्स जनरेट होते हैं, यहाँ की जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें बूम मिलता है, यहाँ पे नई मार्केट्स आती हैं, नई डिमांड जनरेट होती है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जो कि नए शहरों को बसाने में मदद करता है। तीसरा आ जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अब अगर हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें तो देखिए डेमोग्राफिक फैक्टर्स वो होते हैं जो कि पॉपुलेशन से जुड़े हुए फैक्टर हैं। देखिए आज की अगर हम जनसंख्या की बात करें, खास करके भारत में जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, 65% हमारी आबादी यानी कि आज की भारत के 90 करोड़ लोग जो हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। इन्हीं में से अगर हम बात करें लगभग 43 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि 30 से 50 साल की उम्र के हैं और यही 30 से 50 साल के बीच में औसतन एक आदमी या एक व्यक्ति अपना घर खरीदता है। ऐसे में अगर हमारे पास 43
करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 30 से 50 साल की उम्र में हैं, जो कि अपने घर खरीदने की उम्र में आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है या फिर पोटेंशियल डिमांड है उन लोगों की जो कि घर खरीदेंगे। और आने वाले टाइम में ये जो आप सवाल करते भी हैं कि आखिरकार ये जो नए घर या जो फ्लैट्स या जो फ्लोर्स या फिर प्लॉट्स बन रहे हैं ये कहां जाएंगे, तो ये जो 43 करोड़ का आंकड़ा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दरअसल ये वही लोग हैं, यही लोग हैं जो कि इन सभी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आगे आकर ऑक्यूपाई करेंगे, इनको आगे खरीदेंगे। एक चीज और हमें यहाँ पे देखनी चाहिए कि दुनिया की तरह ही भारत में भी न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर बढ़ रहा है। यानी कि अगर एक व्यक्ति है, उसके माँ बाप के पास अपना घर है भी, फिर भी वो अपना बड़े होने पर, शादी होने के बाद वो अपना नया घर बसाता है और उन्हें नया घर लेने की जरूरत रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर को एक फायदा हो रहा है। चौथा है कि जो एनआरआईज हैं या जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। खास करके लग्जरी होम्स की अगर हम बात करें तो लग्जरी होम्स में, चाहे वो मुंबई जैसे शहर हो, गुड़गांव हो, यहाँ पर जो लग्जरी होम्स की मार्केट है, हैदराबाद में हमें बहुत चलन देखने को मिल रहा है। ये जो लग्जरी होम्स की मार्केट है, यहाँ पर एनआरआईज और एचएनआईज जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इनकी डिमांड हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। एक और यहाँ पे डेमोग्राफिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी ऐसी आबादी है, लगभग 8% की हमारी जो आबादी है वो 60 साल या उससे ऊपर की उम्र में पहुंच चुकी है। अब इन लोगों के लिए जेरेट्रिक जो केयर है उसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुल चुकी है, स्पेशल केयर होम्स इनको जरूरत आ चुकी है। और ये भी एक जो स्पेशल केयर होम्स हैं उनका एक नया सेगमेंट हमें रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिला है। आप अगर पंचकुला जैसे शहरों की बात करें या जो ऐसे शहर हैं जो कि डेवलप्ड भी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, पहाड़ों के नजदीक हैं, वहां पर जो ओल्ड एज होम्स हैं या फिर यूं कहें कि जो ओल्ड एज लोगों के लिए स्पेशल होम्स हैं, उनकी भी एक डिमांड हमें देखने को मिली है। साथ ही में हम सब जानते हैं कि जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, खास करके बड़े शहरों में डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट हब्स की भी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ हमें एक और जो इमर्जिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये कि जो रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि अमृतसर या फिर वृंदावन की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी रियल एस्टेट सेक्टर में काफी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। इन सभी डेमोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा बूम मिल रहा है। सो ये तीसरा फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर, खास करके टियर 2 रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से। चौथा जो फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो है डिजिटलाइजेशन। देखिए, चाहे आज की डेट में नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई हो या फिर ऑटोमेशन हो या फिर वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आज की डेट में आई हैं, इन सब की वजह से भी रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा पुश मिला है। वो कैसे, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत सारी जो एआई कंपनीज आ रही हैं, वो उनकी तरफ से डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो छोटे शहर हैं या टियर 2 या टियर 3 सिटीज हैं, यहाँ पर जमीन इजिली अवेलेबल हो जाती है और जो ये कंपनीज हैं, ये डेटा सेंटर्स को इन शहरों की तरफ लेकर जा रही हैं। सो एक तो इनकी डिमांड हो गई। दूसरा ये कि ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी वजह से आज की डेट में ऑनलाइन बैठे बैठे आप घर सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो उसकी वजह से भी डिमांड में एक नया पुश देखने को मिला है। इसी तरीके से जो घर हैं वो भी ऑटोमेट हो रहे हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिजिटलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक पुश दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए कि डिजिटलाइजेशन से या डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जो इंडस्ट्री है या जो कमर्शियल्स हैं उसको भी बहुत बड़ा पुश मिला है। हम पहले जानते हैं कि भारत के जो बड़े शहर थे, चाहे वो गुड़गांव था या फिर और जो अन्य शहर थे, वहां पे बीपीओज का ट्रेंड हुआ करता था। आज की डेट में इस ट्रेंड को रिप्लेस करके जीसीसीज का, यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का ट्रेंड आ गया है। क्योंकि गुड़गांव, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, तो जो कंपनीज जो जीसीसीज ऑपरेट करती हैं, वो जो छोटे शहर हैं, चाहे वो मोहाली, इंदौर जैसे जो टियर 2 शहर हैं, उनकी तरफ अपना रुख कर रही हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी एक रिसेंट कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने भी कंपनीज को टियर 2 सिटीज का रुख करने के लिए एनकरेज किया था। सो बेसिकली टियर 2 सिटीज में एक टेक्नोलॉजी की तरफ से जो अपना रोल रियल एस्टेट सेक्टर में निभाया जा रहा है, उसकी हमने बात की। इसको अगर हम मोहाली के लेवल पर बात करें तो देखिए, मोहाली में हमें नई आईटी सिटी ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर ऑलरेडी कई सारी कंपनीज अपने ऑफिसेस खोलकर वहां पे काम कर रही हैं। नए जीसीसीज हमें पीआर 9 के अराउंड आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑलरेडी हमें फेज 8B में आईटी इंडस्ट्री देखने को मिलती है, चंडीगढ़ में आईटी इंडस्ट्री देखने को मिलती है। सो ये जो नई पॉकेट मोहाली की डेवलपमेंट हो रही है, बेसिकली ये आईटी इंडस्ट्री के दम पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो ये
कि क्या इसी तरह ये ग्रोथ बनी रहेगी या फिर इसमें कोई गिरावट आने वाली है। इस सवाल का जो जवाब है वो हमें दो हिस्सों में देखने को मिलता है। सबसे पहला तो ये लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, दूसरा होगा कि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म में हमें रैपिड अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर डिजिटलाइजेशन, ये सभी फैक्टर्स की वजह से चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली जैसे टियर 2 शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जैसे हमने अभी कहा कि पिछले 5 साल में इन्हीं मेजर फैक्टर्स की वजह से 14% की CAGR इन शहरों ने हासिल की। और अगर सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में भी ये एवरेज हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में देखें तो देखिए रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो साइक्लिकल है, यानी कि इस सेक्टर में हमें कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिलते हैं रहते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर को बेसिकली हम 4 फेजेस हमें रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज आ जाता है रिकवरी, फिर आता है एक्सपेंशन, फिर हाइपर सप्लाई एंड फिर रिसेशन, और ये साइकिल फिर जो है इसी तरीके से चलता रहता है। सो मान लीजिए कि आज की डेट में सेक्टर जो है वो ग्रो हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर हाइपर सप्लाई हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो एक टाइम पे आके नहीं बिकेंगे, बट उसके बाद हमें फिर थोड़ा सा मार्केट में नीचे आते हुए दिखाई देगी, बट फिर से एक बार फिर जनरेट होती है डिमांड और फिर से रिकवरी होती है, फिर से एक्सपेंशन होती है। सो अगर हम शॉर्ट टर्म में या फिर मिड टर्म में देखें तो ट्राई सिटी में भी हमें कुछ इस तरीके के जो ट्रेंड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिरकार ट्राई सिटी इस साइकिल में कौन से फेज में है। देखिए करंट ट्रेंड्स में हमें देखने को मिल रहा है कि ना तो ट्राई सिटी में डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है और ना ही ऐसा है कि ट्राई सिटी में डिमांड एकदम पीक पर है, ना तो हाइपर डिमांड की सिचुएशन है और ना ही ऐसी सिचुएशन है कि डिमांड यहां पर डेड हो गई है। इनफैक्ट अगर हमें आज की ट्राई सिटी की मार्केट की रियल एस्टेट ग्रोथ को डिफाइन करना हो तो हम एक शब्द जिसका प्रयोग कर सकते हैं वो है सिलेक्टिव ग्रोथ या फिर डिसिप्लिन्ड ग्रोथ। हमें ट्राई सिटी में सिलेक्टिव ग्रोथ या फिर डिसिप्लिन्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी अच्छी लोकेशन, एंड यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स और लोअर टिकट साइज जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड आज भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। और कुछ एरियाज खास करके जहां पर पिछले 5 से 6 महीने में हमें कुछ विशेष फैक्टर्स की वजह से हाइपर डिमांड क्रिएट होती हुई दिखाई दी थी, आज की डेट में उन एरियाज में हमें प्राइस करेक्शन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसे एरियाज में बायर्स की नेगोशिएशन पावर्स डेफिनेटली बढ़ जाती हैं और वो यहां पर हमें देखने को मिल भी रहा है। उसमें आप चाहे IT सिटी की बात करें या फिर एरिट्रोपोलिस के BCD जो ब्लॉक्स हैं वहां की बात करें, वहां पे खास करके हमें प्राइस करेक्शन तक की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लॉन्ग टर्म में मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ और राजपुरा के जो फ्यूचर्स हैं वो ब्राइट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शॉर्ट टर्म में भी हमें बहुत ही केयरफुली अपने एनालिसिस को करके उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को भी ये सलाह देता हूं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले SLA मॉडल जो है उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना चाहिए। इस मॉडल को नहीं छोड़ना चाहिए। SLA यानी कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी एंड अप्रिसिएशन एनालिसिस हमें गहन तरीके से करना चाहिए। उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये बात हुई इस मार्केट की। और आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए। ट्राई सिटी या फिर राजपुरा रीजन से जुड़ी हुई और भी जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस अगर आप विजिट करना चाहें तो AS इंफ्राटेक हमारा ऑफिस का नाम है। आप PR9 गिलको इंडस्ट्रियल पार्क में हमें ऑफिस में भी आकर मिल सकते हैं। एक जो ट्रेंड मैंने अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला वो ये कि कुछ एक जो कंटेंट हम यहाँ पर लेकर आते हैं, जो वीडियोस हम यहाँ पे आपके लिए बनाते हैं, बहुत रिसर्च के बाद हम बनाते हैं और उसका एक टेक्निकल बैकग्राउंड हम उसका ढूंढते हैं, उसके बाद ये वीडियोस आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे इंस्टाग्रामर्स हैं या कुछ एक ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि उन स्क्रिप्ट्स को उठाकर आपके सामने ले आते हैं, उनका कोई विशेष बैकग्राउंड या फिर वो रिसर्च उसमें नहीं जाते हैं। मेरी उनसे भी ये दरख्वास्त है कि आप अगर कोई वीडियो कंटेंट आता है उसे यूज करते हैं तो प्लीज उस पर रिसर्च करें। बिना रिसर्च के अपने इन्वेस्टर्स को गलत राय ना दें और ऐसा करने से बचें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।